क्लास, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल आपके पैरों के नीचे है, लेकिन शायद ही कोई उस पर गहराई से ध्यान देता है। सही बात है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि उत्तर बिहार में जो मिट्टी आज लहलहाती हुई फसल उगा रही है, वो कुछ महीने पहले हिमालय के किसी ऊंचे और बर्फीले पहाड़ का हिस्सा थी? या फिर दक्षिण बिहार की जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल क्यों है? हाँ, तो आज हम बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करेंगे जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का इंजन है। आज हम बिहार की मिट्टी को समझेंगे। और क्लास, इस कहानी को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम मिट्टी शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में सिर्फ धूल या जमीन का कोई निर्जीव हिस्सा आता है। हाँ, मतलब मिट्टी को हम बस मिट्टी ही समझते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मिट्टी निर्जीव नहीं है। ये एक जीता जागता, मतलब सांस लेता हुआ सिस्टम है। ये हमारे राज्य के कृषि आधारित जीवन का पूरा आधार है। सही कहा मैम। और विद्यार्थियों, जब हम किसी भी विषय को रटने के बजाय उसके पीछे का क्यों और कैसे समझते हैं, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। एकदम। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिट्टी बनती कैसे है। मतलब क्या ये अचानक एक दिन में बन जाती है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या हम मिट्टी के निर्माण को किसी स्लो कुकिंग यानी धीमी आंच पर खाना पकाने की प्रक्रिया की तरह देख सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हाँ क्लास, इसे बिल्कुल एक स्लो कुकिंग प्रक्रिया की तरह ही समझिए। अच्छा। जिस तरह एक बेहतरीन डिश रातों रात नहीं बनती ना, वैसे ही 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में प्रकृति को सैकड़ों से हजारों साल लग जाते हैं। बाप रे, हजारों साल। हाँ, और इस स्लो कुकिंग रेसिपी में मुख्य रूप से 5 कारक मिलकर काम करते हैं। अगर हम सबसे पहले कारक की बात करें तो वो है मूल शैल या चट्टान। यानी ये उस रेसिपी का कच्चा माल या कहें तो मेन इंग्रेडिएंट है। एकदम सही। जो चट्टान होती है ना, उसी से तय होता है कि मिट्टी में कौन से खनिज या मिनरल्स होंगे। अगर चट्टान में लोहे की मात्रा ज्यादा है तो मिट्टी भी उसी स्वभाव की होगी। लेकिन सिर्फ चट्टान होने से मिट्टी नहीं बन जाती, उसे पकाना पड़ता है। और यहीं पर हमारा दूसरा कारक आता होगा, जलवायु। बिल्कुल, जलवायु, जिसमें तापमान और वर्षा शामिल है। तो मतलब जलवायु हमारी इस रेसिपी में आंच और पानी का काम कर रही है। हाँ। लेकिन मैम, ये काम कैसे करता है? मतलब चट्टान तो बहुत कठोर होती है ना, वो सिर्फ धूप और बारिश से मिट्टी में कैसे बदल जाती है? बहुत ही तार्किक सवाल है सर। क्लास, इसे ऐसे समझिए। दिन के समय जब तेज धूप पड़ती है तो चट्टान गर्म होकर हल्की सी फैलती है। ओके। और रात में जब तापमान गिरता है तो वो सिकुड़ती है। रोजाना फैलने और सिकुड़ने की इस प्रक्रिया से उस कठोर चट्टान में दरारें आ जाती हैं। अच्छा, क्रैक्स पड़ जाते हैं। हाँ, फिर जब बारिश होती है तो पानी उन दरारों में घुस जाता है। सर्दियों में यही पानी बर्फ बनकर फैलता है और चट्टान को अंदर से तोड़ देता है। ओह। इस पूरी रासायनिक और भौतिक तोड़फोड़ को हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। क्या बात है, मतलब प्रकृति लगातार एक हथौड़े की तरह उन चट्टानों को तोड़ रही है। बिल्कुल। अब क्लास, इसी प्रक्रिया में 2 और चीजें जुड़ती हैं, जैविक तत्व यानी वनस्पति और जीव जी, और उच्चावच यानी ढलान। हाँ। वनस्पति और मरे हुए जीव तो समझ में आते हैं कि वो सड़कर मिट्टी में जैविक खाद मिला देते हैं। लेकिन मैम, ये ढलान या स्थलाकृति मिट्टी की गहराई को कैसे तय करती है? इसका सीधा संबंध गुरुत्वाकर्षण और पानी के बहाव से है सर। वो कैसे? सोचिए विद्यार्थियों, अगर कोई जगह बहुत तीखी ढलान वाली है तो क्या वहां मिट्टी की मोटी परत टिक पाएगी? शायद नहीं, वो तो फिसल जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही बारिश होगी, पानी अपने साथ उस बारीक मिट्टी को बहा ले जाएगा। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी की परत हमेशा बहुत पतली होती है। अच्छा। वहीं जब वो पानी बहकर नीचे समतल घाटियों या मैदानों में आता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वो सारी बहा कर लाई गई मिट्टी वहीं जमा कर देता है। तो इसी वजह से समतल मैदानों में मिट्टी हमेशा गहरी और ज्यादा उपजाऊ होती है। एकदम सही। अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। और इन सब चीजों को, मतलब चट्टान, जलवायु, ढलान और जैविक तत्वों को एक साथ काम करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वो है हमारा 5वां कारक, समय। हाँ, समय बहुत जरूरी है। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है क्लास। यस। प्रकृति इस स्लो कुकिंग को हजारों सालों तक धीमी आंच पर पकने देती है, तब जाके मृदा पूरी तरह परिपक्व होती है। सही कहा। और जब ये मिट्टी बनकर तैयार होती है ना,
तब जाकर ये तय होता है कि किसी राज्य का भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल। और क्लास, यही कारण है कि ये टॉपिक हमारी परीक्षाओं के लिए इतना क्रिटिकल है। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो राज्य की 80% आबादी की निर्भरता कृषि पर है। 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी आबादी का पेट भरने वाली जो सबसे विशाल मृदा हमारे राज्य में पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। जी। और क्लास, इस विशाल जलोढ़ मैदान को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए हमें बिहार के नक्शे को अपने दिमाग में लाना होगा। बिल्कुल, विजुअलाइज करना होगा। विद्यार्थियों, अगर हम बिहार की भौगोलिक संरचना को देखें तो बीच से बहने वाली गंगा नदी ने इस पूरे राज्य को एक स्पष्ट कहानी में बांट दिया है। हाँ, एक नेचुरल डिवाइड है। हमने इसे अध्ययन के लिए 3 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान, जो हिमालय की नदियों से बना अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ओके। दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान, जहाँ की गतिशीलता थोड़ी अलग है। और तीसरा है एकदम दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग, जहाँ की मिट्टी सबसे पुरानी और पथरीली है। तो चलिए क्लास, इस यात्रा की शुरुआत हम उत्तर से करते हैं, एकदम नेपाल के बॉर्डर के पास से। जी। मैम, जब हम नक्शे में पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक के इलाके को देखते हैं ना, जिसे हिमालय तराई प्रदेश कहा जाता है, तो एक अजीब सी बात नजर आती है। क्या सर? यहाँ की मिट्टी भूरी, पीली और दलदली क्यों हो जाती है? मतलब स्वम्पी क्यों है ये इलाका? इसके पीछे पूरा का पूरा खेल पानी और ढलान के खत्म होने का है। अच्छा। क्लास, ध्यान से विजुअलाइज कीजिए। ये नेपाल सीमा के साथ लगी एक लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। जब नदियां सीधे हिमालय से उतरकर पहली बार इस मैदानी इलाके में कदम रखती है ना, तो ढलान अचानक कम हो जाती है। पानी की स्पीड टूट जाती होगी। बिल्कुल, पानी के आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और वो पानी उस पूरे क्षेत्र में फैलकर जमा होने लगता है। ओह, तो पानी के जमाव की वजह से वहां दलदल बन जाता है। हाँ सर। लेकिन इसके कारण मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक क्यों हो जाती है? सर, जब जमीन हमेशा पानी में डूबी रहती है ना, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह कट जाता है। ओके। अब ऑक्सीजन की कमी में जो पेड़ पत्ते या जैविक पदार्थ मिट्टी में गिरते हैं, वो पूरी तरह से सड़ नहीं पाते, मतलब डीकम्पोज नहीं हो पाते। समझ गया। उनके आधे अधूरे सड़ने से कुछ प्राकृतिक एसिड रिलीज होते हैं। इसी नमी और एसिडिक प्रकृति की वजह से मिट्टी का रंग भूरा और पीला हो जाता है। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार लॉजिक है। लेकिन मैम, एक सवाल जो शायद पूरी क्लास के मन में आ रहा होगा। हाँ, पूछिए। अगर मिट्टी दलदली है और अम्लीय है तो फिर खेती कैसे होगी? वहां तो फसलें गल जानी चाहिए ना। अगर हम सामान्य फसलों की बात करें सर, तो हाँ, ये मिट्टी उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए इसकी उर्वरता को मध्यम वर्ग में रखा गया है। लेकिन प्रकृति का अपना एक संतुलन होता है क्लास। वो कैसे? ये दलदली और अम्लीय मिट्टी कुछ खास फसलों के लिए अमृत के समान है, जैसे कि धान और गन्ना, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सही बात है। और इससे भी ज्यादा रोचक बात बताऊं? बिल्कुल मैम। इसी तराई क्षेत्र के सबसे पूर्वी छोर पर, यानी किशनगंज में, इस अम्लीय मिट्टी और भारी नमी के कारण चाय की खेती होती है। किशनगंज में चाय? हाँ विद्यार्थियों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम चाय के लिए सिर्फ असम या दार्जिलिंग सोचते हैं, लेकिन वही हिमालयी तराई वाली जलवायु हमारे किशनगंज में यह संभव बनाती है। एकदम। इसे अपनी मेमोरी में लॉक कर लीजिए। अब मैम, उत्तर बिहार की उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शायद बिहार की कृषि का दिल है, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहा जाता है। जी। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत आम धारणा को चुनौती देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, पूछिए। गंडक अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो फिर एक तरफ बाढ़ से इतनी तबाही हो रही है और दूसरी तरफ इस बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को बिहार की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का ताज कैसे पहनाया गया है? ये विरोधाभास कैसे काम करता है? सर, तबाही उसका केवल एक तात्कालिक प्रभाव है जो हमें सतह पर दिखता है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझे ना, तो ये बाढ़ दरअसल एक प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम है। रिचार्ज सिस्टम? वो कैसे? क्लास, उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा जैसी नदियां हिमालय के युवा पहाड़ों को काटकर नीचे आती हैं। हाँ। जब ये नदियां आती हैं तो सिर्फ पानी लेकर नहीं आती, ये अपने साथ पहाड़ों से रगड़ खाकर निकला हुआ लिक्विड गोल्ड, यानी नया अवसाद, खनिज और बारीक गाद लेकर आती हैं। ओके।
जब बाढ़ का पानी खेतों में फैलता है तो पानी के साथ साथ ये खनिजों से भरी नई मिट्टी की एक चादर पूरे इलाके में बिछ जाती है। मतलब जिस खेत की पुरानी मिट्टी की ताकत पिछली फसल ने चूस ली थी, बाढ़ का पानी उस पर नई मिट्टी का एक नया कोट पेंट कर देता है। बिल्कुल, इसी नई बिछी हुई ताज़ा मिट्टी को हम खादर कहते हैं। क्योंकि ये हर साल रिन्यू होती है, इसलिए किसानों को इसमें बहुत ज्यादा कृत्रिम खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह! यह प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन, पोटैश और फास्फोरस जैसे तत्वों को बैलेंस करती है। समझ गया। यही कारण है कि बाढ़ का क्षेत्र होने के बावजूद ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और खगड़िया तक फैले इलाके को खेती का पावर हाउस बना देती है। क्या अद्भुत प्रक्रिया है। जो बाढ़ एक मौसम में सब कुछ डुबा देती है, वही पानी उतरने के बाद अगले कई सालों की हरियाली की गारंटी दे जाता है। बिल्कुल सर। क्लास, अगर आपको भी ये कॉन्सेप्ट्स रटने के बजाय इस तरह समझकर पढ़ने में मजा आ रहा हो और सब क्लियर हो रहा हो, तो अभी शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा लक्ष्य यही है कि आपके दिमाग में हर टॉपिक की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये लर्निंग जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल। अब सर, उत्तर बिहार के ही पश्चिमी कोने में एक और दिलचस्प मिट्टी का प्रकार है, अवशिष्ट मृदा। हाँ, और इसे पीडोमोंट मृदा या कांप मृदा भी कहा जाता है। जी विद्यार्थियों, ये नाम परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। पीडोमोंट। मैम, मुझे एक बात बताइए, ये मिट्टी पूरे उत्तर बिहार में न मिलकर सिर्फ पश्चिमी चंपारण के एक खास हिस्से में ही क्यों सिमटी हुई है? इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है सर। पीडोमोंट एक भौगोलिक शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ का पैर या पहाड़ की एकदम तलहटी। अच्छा। क्लास, अगर आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण ही वो जगह है जहां शिवालिक पर्वत श्रेणी यानी सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार को छूती है। अरे हाँ, तो चूंकि पहाड़ सिर्फ वहीं हैं, तो पहाड़ के पैर वाली मिट्टी भी सिर्फ वहीं होगी। एकदम लॉजिकल है। बिल्कुल। और जब नदियां एकदम से पहाड़ से नीचे उतरती है ना, तो पानी सबसे पहले भारी चीजों को वहीं गिरा देता है। इसलिए इस मिट्टी में बारीक गाद के बजाय कंकड़, पत्थर और मोटे बालू का मिश्रण ज्यादा होता है। तो अगर इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा हैं, तो ये खादर की तरह उपजाऊ तो बिल्कुल नहीं होगी। पानी तो इन कंकड़ों के बीच से तुरंत नीचे बह जाता होगा। एकदम सही एनालॉजी है सर। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ओके। इसलिए कृषि के दृष्टिकोण से ये केवल एक मध्यम उपजाऊ मिट्टी है, जहां बहुत विशिष्ट तरह की फसलें या जंगल ही पनप पाते हैं। स्पष्ट है। तो विद्यार्थियों, हमने उत्तर बिहार का पूरा लैंडस्केप देख लिया। हाँ, कि दलदली तराई से लेकर हर साल नई जान पाने वाली खादर और चंपारण की कंकरीली पीडमोंट तक। बिल्कुल। अब समय आ गया है कि हम गंगा नदी को पार करें और बिहार के उस हिस्से में चलें जहां हिमालय की नदियां अपना नया अवसाद लेकर नहीं पहुंचती। जी सर। मैम, दक्षिण बिहार की शुरुआत में ही एक बहुत अनोखा क्षेत्र आता है, टाल क्षेत्र। हाँ, और अगर प्रकृति के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग अजूबों की बात की जाए ना, तो ये टाल क्षेत्र उनमें से एक है। सच में? बिल्कुल। क्लास, ये मुख्य रूप से पटना से लेकर मुंगेर तक गंगा के किनारे किनारे लगभग 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। मैम, जब मैं इस टाल क्षेत्र के भौगोलिक डेटा को पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया। कैसा विरोधाभास? मानसून यानी वर्षा ऋतु के समय ये पूरी जगह जलमग्न रहती है, एक विशाल झील की तरह। हाँ, महीनों तक जमीन पानी के नीचे रहती है। जैसे ही सर्दियां आती हैं और पानी सूखता है, ये जगह कृषि का गोल्ड माइन बन जाती है। पानी में महीनों डूबी हुई मिट्टी सड़ने के बजाय इतनी उपजाऊ कैसे हो जाती है? यही तो टाल क्षेत्र का जादू है सर। दरअसल होता क्या है कि जब मानसून में गंगा उफान पर होती है ना, हाँ, तो दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां जैसे पुनपुन या फल्गु अपना पानी गंगा में नहीं डाल पाती। क्यों? क्योंकि गंगा का लेवल इतना ऊपर होता है कि पानी उल्टा उनके मुहाने से वापस आने लगता है, जिसे हम बैकवाटर कहते हैं। ओह, बैकवाटर। इस बैकवाटर की वजह से ये पूरा 5 से 10 किलोमीटर का इलाका महीनों पानी में डूबा रहता है। तो इस दौरान तो कोई खेती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब पोस्ट मॉनसून में पानी वापस गंगा में लौटता है और जमीन सूखने लगती है, तब तक एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होता है। कैसा बदलाव? इतने महीनों तक पानी खड़े रहने की वजह से नमी मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक समा जाती है। ऊपर से जमीन भले ही सूख जाए, लेकिन ये मिट्टी एक विशाल स्पंज की तरह पानी को अपने अंदर सोख कर रख लेती है। ओहो, मतलब जमीन के अंदर एक नेचुरल रिजर्वायर या कहें तो पानी का टैंक बन गया है। बिल्कुल।
और यही कारण है कि पानी हटने के बाद ये क्षेत्र रबी की फसलों, विशेषकर दलहनी फसलों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इलाकों में से एक बन जाता है। अरे वाह। दलहन की जड़ों को जो गहरी नमी चाहिए ना, वो ये स्पंज वाली मिट्टी बिना किसी सिंचाई के उन्हें देती है। क्लास याद रखिए, यहाँ की प्रसिद्ध फसलें हैं गेहूं, मटर, मसूर और चना। सच में मैम, जो जगह बरसात में नाव चलाने लायक झील होती है वो सर्दियों में दालों का कटोरा बन जाती है। प्रकृति खुद तय करती है कि कब जमीन को आराम देना है और कब उससे फसल लेनी है। एकदम सही। अब सर टाल क्षेत्र से थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जो कि दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा मैदानी हिस्सा है, पुरानी जलोढ़ मृदा। दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी की तुलना उस उत्तर की खादर से कर सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जरूर सर, तुलना से ही असली फर्क समझ में आता है। उत्तर बिहार में हमने क्या देखा कि नदियां हर साल बाढ़ ला रही थीं और नई मिट्टी की चादर बिछा रही थीं। बिल्कुल। लेकिन जब हम दक्षिण बिहार के इस मैदानी इलाके में आते हैं ना, तो यहाँ का लैंडस्केप थोड़ा ऊंचा है। अच्छा। यहाँ हिमालय से आने वाली नदियाँ सीधे नहीं पहुँचती, इसलिए बाढ़ का वो नया अवसाद यहाँ जमा नहीं हो पाता। मतलब ये एक बाढ़ रहित क्षेत्र है, यहाँ मिट्टी रिन्यू नहीं हो रही है। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ सदियों से कोई नई मिट्टी नहीं बिछी है, पुरानी मिट्टी ही लगातार खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इस पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर या भंगार भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। खादर मतलब हर साल नई खाद जैसी मिट्टी और बांगर मतलब पुरानी मिट्टी। बहुत बढ़िया तरीका है सर। अगर आप मैप में देखें क्लास, तो ये बांगर मिट्टी दक्षिण बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके प्रमुख जिले हैं बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, मुंगेर और भागलपुर। यहाँ सिंचाई के माध्यम से बहुत ही शानदार खेती होती है। जी सर। अब हम गंगा के मैदानों को पूरी तरह पीछे छोड़ते हैं और बिहार के एकदम दक्षिणी सीमावर्ती इलाकों में चलते हैं, जहां झारखंड का पठार शुरू होता है। ओके। ये है दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग, और यहाँ जो विशेष मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है बलथर मृदा। बलथर, इस शब्द को सुनते ही कुछ खुरदुरा, बालू और पत्थर जैसा महसूस होता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं सर। क्लास, इसे मैं आपको एक बहुत ही सरल गणितीय समीकरण के रूप में समझाती हूँ। बताइए। बस ये इक्वेशन याद रखिएगा, बालू प्लस पत्थर बराबर बलथर मृदा। बालू प्लस पत्थर बराबर बलथर। बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है ना? जलोढ़ मैदानों के ठीक नीचे अचानक ये बालू और पत्थर कहाँ से आ गए? याद कीजिए, सेशन की शुरुआत में हमने बात की थी मूल शैल या पेरेंट रॉक की। हाँ। ये बलथर मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से नहीं बनी है। ये विंध्यन श्रेणी और धारवाड़ श्रेणी की जो प्राचीन और कठोर चट्टानें हैं ना, उनके उसी जगह पर धीरे धीरे टूटने से बनी है। अच्छा। तो क्योंकि ये चट्टानों के टूटने से वहीं की वहीं बन रही है, इसलिए इसमें कंकड़ और बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिल्कुल। और इसी कंकरीली प्रकृति के कारण इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ये पानी को रोक नहीं पाती, इसलिए ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती। क्लास, मैप में इसकी लोकेशन याद रखना बहुत आसान है। ये कैमूर से लेके भागलपुर तक एकदम दक्षिण में पठार के किनारे किनारे एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैली है। तो ये मैदानी और पठारी इलाके के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। जी। अब मैम, हम आज के सेशन की अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसी विशिष्ट मृदाएं जो अपने रंग और रासायनिक गुणों के कारण अलग से पहचानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है लाल पीली मृदा। जी सर। क्लास, ये लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कैमूर, रोहतास और गया के कुछ हिस्सों में मिलती है। ओके। और इसका ये विशिष्ट रंग किसी जादू से नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट रासायनिक प्रतिक्रिया से आता है। रसायन विज्ञान भूगोल में कैसे मैम? सर, इस क्षेत्र की चट्टानों में आयरन के अयस्क यानी आयरन ओर का निक्षेप भरपूर मात्रा में होता है। आयरन यानी लोहा। तो क्या मिट्टी में जंग लग रहा है? बिल्कुल सर, आपने एकदम सही शब्द पकड़ा। अरे वाह। सोचिए विद्यार्थियों, जब लोहे का कोई गेट या सरिया बारिश और हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की जंग लग जाती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक यही प्रक्रिया मिट्टी के अंदर होती है। अच्छा। हजारों सालों से मिट्टी में मौजूद आयरन जब पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो रस्ट यानी जंग खा जाता है। गजब। इसी जंग की वजह से मिट्टी में लालिमा आ जाती है, और जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। कमाल का लॉजिक है। जब भी कोई लाल मिट्टी पूछे, दिमाग में सीधे जंग लगा हुआ लोहा आना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी से मिलती जुलती एक और मिट्टी है लाल बलुई मृदा।
ये भी मुख्य रूप से कैमूर के पठारी क्षेत्रों में ही है। लेकिन मैम, अगर ये भी लाल है तो ये लाल पीली मिट्टी से अलग कैसे? क्या ये खेती के लिए बेहतर है? दुर्भाग्य से सर, लाल बलुई मिट्टी उर्वरता के मामले में और भी पीछे है। क्यों? इसका कारण सिर्फ बालू नहीं है। इस मिट्टी में आयरन के साथ साथ एक और चीज भारी मात्रा में पाई जाती है, और वो है चूना। चूना? मतलब इसका रासायनिक संतुलन बिल्कुल अलग है? एकदम। चूने और बालू की अधिकता इस मिट्टी को खेती के लिए बहुत कठोर और अनुपजाऊ बना देती है। तो यहाँ कुछ उगता ही नहीं है? उगता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से केवल मोटे अनाज जैसे ज्वार या बाजरा ही उगाए जा सकते हैं। स्पष्ट है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी मिट्टी, जिसका नाम थोड़ा सा अलग और सुंदर है, बालसुंदरी मृदा। जी विद्यार्थियों, ये नाम परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, इसके बारे में क्या खास बात है? सर, सबसे खास बात तो इसकी लोकेशन है। लोकेशन? हाँ, अभी तक हम दक्षिण के पठारों की लाल मिट्टी पढ़ रहे थे, लेकिन बाल सुंदरी मिट्टी वापस हमें उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में ले जाती है। अच्छा, हम वापस उत्तर आ गए। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और पूर्णिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके। इसमें बालू और चूने की हल्की मात्रा होती है, लेकिन यह पुरानी जलोढ़ का ही एक प्रकार है। यह आम, लीची, खासकर मुजफ्फरपुर की लीची और केले के बागानों के लिए बहुत शानदार मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने उत्तर के उन उपजाऊ खादर मैदानों से लेकर जहां नदियां हर साल नई जान फूंकती हैं, हाँ, उस जादुई टाउ शेप तक जो पानी में डूबकर रबी की फसल के लिए तैयार होता है, बिल्कुल, और दक्षिण के उन प्राचीन चट्टानी बलथर क्षेत्रों तक पूरे बिहार की मिट्टी का नक्शा आज डिकोड कर लिया है। बिल्कुल सर। हमने देखा कि मिट्टी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हिमालय से लेकर धारवाड़ की चट्टानों तक का एक जीता जागता इतिहास है। बहुत सही कहा मैम आपने। और इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव सेशन के अंत पर आ गए हैं। जी, लेकिन क्लास, आज स्क्रीन बंद करने से पहले एक विचार अपने मन में जरूर रखिएगा। जरा सोच कर देखिए विद्यार्थियों, आज जब आप रात का खाना खाएंगे ना, तो आपकी थाली में रखा दाल चावल सिर्फ किसी किसान की कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात का भी सीधा परिणाम है कि हिमालय से तेजी से नीचे उतरने वाली नदियों ने और दक्षिण की प्राचीन तपती हुए चट्टानों ने हजारों सालों में अपना काम कितनी खूबी से किया है। बहुत खूब। वो भूगोल, वो विज्ञान आज आपकी थाली में है। बहुत ही गहरी बात कही सर आपने। भूगोल सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे जीवन के हर हिस्से में है। बिल्कुल। तो क्लास, हमें उम्मीद है कि आज शिक्षा स्टोर का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के इस सेशन में आपको कौन सी मिट्टी का तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। बिल्कुल। क्या टाल क्षेत्र का बैकवाटर वाला जादू, या मिट्टी में लोहे के जंग लगने वाला विज्ञान? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको इस वीडियो के हस्तलिखित नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए, तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।